नमस्कार। आज हम बनारस में मौजूद हैं, लोकसभा की वो सीट जो 2014 में सबसे अहम और सबसे दिलचस्प बन गई है। तो 80 घाट पर हम मौजूद हैं और बनारस का रंग भी हमको छू गया है, हम पर हमारे माथे पर लग गया है। और साथ ही बनारस के वासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से इस घाट में हवा चल रही है, राजनीति में भी इस तरह का कुछ तालमेल सा हवा जो वहाँ पे बह रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास लोग यहाँ पे हैं। हरेंद्र शुक्ला आज से यहाँ पर हैं, डॉक्टर अमलेश शुक्ल भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीपक बहल यहाँ के एक बड़े रियल्टर हैं, वो यहाँ पर हैं, विवेक अग्रवाल कारोबारी यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं, और साथ ही नमन बहल हैं, यंग टेक्नोक्रेट यहाँ पर हैं, और कुछ लोग और जुड़ेंगे तो देखेंगे हम। तो फिलहाल यही समझते हैं इन लोगों से कि किस तरह की चर्चा बनारस में हो रही है। मेरे सहयोगी अजय तो यहाँ पर हैं ही। तो अगर मैं आपसे शुरू करूँ दीपक जी, आप लोग तो कारोबारी हैं। नरेंद्र मोदी की जब चर्चा होती है तो कहा जाता है विकास करेंगे, बिल्कुल डेवलप कर देंगे, तो किस तरह की सोच विचार जहन में? हम लोग को लगता है कि अगर मोदी जी आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और जो बनारस में कारोबार बढ़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी डिटोरिएट की है और उसकी एक वजह है मोदी जी का सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना, और कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी सूरत चली गई। मोदी जी के पास एक विज़न है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक कारोबारी हैं, नरेंद्र मोदी को एक डेवलपर, एक कारोबारी के तौर पर भी देखा जाता है, क्या ऐसा है? पिछले बार जब मुरली मनोहर जोशी जी बनारस चुनाव लड़े थे तो बनारस की जनता ने ये सोचा था कि एक बड़े नेशनल स्टार के लीडर हैं और ये आए हैं तो हमारा बनारस का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो 5 साल आते थे, 5 साल में सिर्फ महीने में 1-2 दिन आते थे, चंद लोगों से मिलते थे और चले जाते थे। जब उनसे बात कहा जाता था सड़कें ख़राब हैं, नालियाँ यहाँ जाम हो रखी हैं, तो बोलते मेरा ये काम नहीं है कि मैं नालियाँ और सड़कें ठीक कराऊँ। मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर देखता हूँ। तो मुझे लगता है इस बार भी बनारस के लोग ठगे जाएंगे, और चूँकि मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये फिर हमको एक एहसास में हमको लगता है कि ये अब मोदी जी अगर किसी कारण यहाँ जीत गए तो ये यहाँ से इस्तीफा दे के फिर से अपनी भूमि पे चले जाएंगे। उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। हाँ। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि वो बनारस रिटेन करेंगे और वडोदरा छोड़ें, क्योंकि एक नेशनल मैसेज देना चाहते हो। आपसे, आप तो पत्रकार हैं, आप किस तरह से आंक रहे हैं इस समय मोदी के नाम को यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो काशी भारतीय संस्कृति की राजधानी है, लेकिन जो अध्ययनों से पता चलता है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक इस सांस्कृतिक राजधानी का सांस्कृतिक विकास जो है इस देश के नेताओं ने नहीं किया है। जो आया, जैसे सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गोरी ने लूट कर जो है बार बार वो भागा, ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ राजनीतिक लोग आते हैं और सांस्कृतिक विकास की बात करके आम जनता को छल करके फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। यही सच्चाई है। ठीक है, तो आपसे अमलेश, आप शुरू में बता दीजिए समय पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया। ये बनारस है और जैसा हमारे हरेंद्र भैया ने कहा कि ये सांस्कृतिक राजधानी है, और चूँकि मैं एक कलाकार हूँ
तो कलाकार का अपना ये दर्द है कि उनके जितने भी अभी उन्होंने विकास का बात किया है उसमें कहीं कलाकार के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कलाकारों के लिए भी ज़रा कुछ सोचें और हमारे बनारस की जो लोक संस्कृति है, लोक भाषा है, लोक गीत है, उसके लिए भी वो विकास के लिए कुछ करें। मैं कहना चाहूँगा सब पार्टियों के लिए बात है, किसी एक के लिए नहीं कहना चाहूँगा। अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देख इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। अरे भाजपा देने लगी सफाई और भाजपा देने लगी सफाई, सपा ने की है रुसवाई, और कांग्रेस बसपा सब ने छला है, कांग्रेस बसपा सब ने छला है, और आपकी हो रही बुराई। तो कौन बनेगा देश का पीएम, कौन बनेगा देश का पीएम, राहुल मुलायम की मोदी में। अरे कुर्सी के खातिर होड़ मचल बा, शोर मचल बा इंडिया में, केडी कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। डॉक्टर मनीषा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन पहले मैं नमन के पास जाऊंगी। नमन, आपने सुना अमलेश को, आप एक यंग टेक्नोक्रेट हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? आप किस तरह से देख रहे हैं चुनावी माहौल? I think this city has gone through a lot of downfalls. Yeah. I think when Modi comes, it will be good for this city, and what he has done for Gujarat is incredible. And here the people are looking for Modi, and they'll vote for Modi. ठीक है, मनीषा आ गई हैं हमारे साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएचयू में। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो जिस तरह से मोदी की बात चर्चा हो रही है जी, अभी जिस तरह से नमन ने कहा कि वहाँ पे विकास किया है, तो यहाँ के जो बनारस के जो लोग हैं, क्या वही एक्सपेक्टेशंस है कि गुजरात की तरह डेवलपमेंट होगा? हाँ जी, बिल्कुल। बनारस में क्या, इनफैक्ट पूरे देश में हम लोग यही देख रहे हैं और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो गुजरात का एक जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में इवन यूएस के सेनेट में डिस्कशंस हो रहा है, चाइना की पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। जब वो पार्टी केवल एक स्टेट में काम कर रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। गुजरात आज भारत के बहुत टॉप इन्वेस्टिंग स्टेट में एक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफडीआई और एफआईआईज आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो बनारस में पहली बार ऐसा हुआ है कि बनारस हालांकि कल्चरल कैपिटल है पूरी देश का, और बनारस में पहली बार कोई एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यहाँ से नामांकन अपना दर्ज कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ विकास का एक मॉडल बनारस से प्रस्तुत करेंगे। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहती हूँ, क्या जो बनारस के लोग हैं, जिस तरह से विवेक की अलग राय थी, सबकी अमलेश की अलग राय है, लेकिन बनारस के लोग क्या अपने जो पीएम कैंडिडेट उसको हारने देना चाहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं अमेठी, रायबरेली जिस तरह से सीट्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो शीर्ष परिवार जो है कांग्रेस का उससे जुड़ी हुई हैं। तो बनारस के लिए मोदी की जीत सुनिश्चित करना भी शायद अहम हो जाएगा इस बार। बनारस से मोदी जीत रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कितने वोटों से जीतना है ठीक है। अच्छा, आप ज़मीन पे हमें बताइए, किस तरह की आपको जो एक शीन पहले कहा जा रहा था कि मोदी की लहर है, फिर कहा गया कि नहीं वो कुछ कम हुई है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, फिर अजय राय आ गए तो स्थिति त्रिकोणीय हो गई। आप कैसे आंक रहे हैं? निधि, आपको बताएं कि देखिए, गंगा के धारा के बीच में बैठे हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। हाँ। और अगर गंगा की लहरों में जिस तरीके का उफान इस समय दिखाई पड़ रहा है, वो उफान आपके इस राजनीति में, बनारस की राजनीति से पूरे देश में दिख रहा है। इसको अगर थोड़े से बड़े पैमाने में ले जाए कि बनारस से थोड़ा सा अलग अगर हम हटाते हैं, कि कांग्रेस और उन सारी चीज़ों से अगर अलग हटा करके देखते हैं, तो हमें उसके अंदर जा कर के घुस के देखना होगा कि आखिर यहाँ जितने बैठे लोग हैं, ये सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि एक विकास होगा, एक चीज़ होगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो चीज़ मोदी दे देगा। तो क्या देगा? एक सपने देगा। किन सपनों को मोदी बेचना चाहते हैं, किन सपनों को वो सच का लिबास पहनाना चाहते हैं। तो अगर हम इसके अंदर जाएं, बहुत नीचे जाएं, तो और अब
पिछले कई चुनावों को अगर हम देखें, उनका विश्लेषण करें, तो होता क्या है कि अगर आप फ्री लैपटॉप या बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए तो समाजवादी पार्टी आ जाती है। अगर आप मनरेगा में आप ये बता दीजिए कि नहीं जी मैं मजदूरों को इतना दे रहा हूँ, 2 रुपये किलो अनाज देता हूँ, तो कांग्रेस आ जाती है। अगर दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि मैं फ्री और बिजली पानी दे देता हूँ, तो आपको जो है वो केजरीवाल आ जाते हैं। यानी जो हमारी जनता है वो कुछ चाहती है नेताओं से जो उन्हें फ्री में मिले, यानी बाई 1 गेट 10 की राजनीति है कि हमें बाई 1 गेट 10 हो जाए, 500 ग्राम पेप्सोडेंट के साथ 200 ग्राम फ्री मिले। तो ये जो चीज़ एक मिलने की बात हुई, तो मोदी ने इसे अच्छे से समझा और इसे बड़े फलक पर ले गया। उसने कहा कि ये जी मैंने ये मेरे पास ये गुजरात है, मैंने इसे बनाया है और मैं तुम्हारे सपनों को सच का लिबास पहनाऊंगा। और उसके बाद से सारे लोगों के अंदर आ गया। लोगों को लग रहा है कि मोदी के आने के बाद पूरी कायनात बदल जाएगी, लेकिन देश वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, काम करने की ताकत वही है, ब्यूरोक्रेट्स वही हैं। क्या रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, ये एक बड़ी बात होगी। और बनारस में इस तरीके की भी चर्चाएं हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल। क्या हाँ लीडरशिप बहुत मैटर करती है। जैसे अगर आप देखिए बनारस में आप ही ने बदला कि 1.5 साल बाद आई हैं, काफ़ी चेंजेस दिखाई दिए। वजह क्या है? सिर्फ एक लीडर डीएम, उसने उसकी अच्छी सोच थी, पॉजिटिव सोच थी, उसने सीन को चेंज कर दिया है। तो एक लीडर बहुत मैटर करता है और लीडरशिप मैटर करती है। अमलेश, मैं अपने दिल से बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आम जनता है वो सच्चाई को देख नहीं पा रही है, जो बुद्धिजीवी हैं वो कहीं ना कहीं से चीज़ पकड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो भोली भाली जनता है वो समझ नहीं पा रही है। उसका एक दर्द है कि अपनी अपनी पार्टी पे सबको गुरूर, सब ने अपनी बात को बतला रहे हैं कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा जनता के लिए, कि अपनी अपनी पार्टी पे सबको गुरूर है, पर कोई भी हो नेता पर जनता से दूर है। अपनी अपनी पार्टी पे सबको गुरूर है। महंगाई से देखो सारी जनता परेशान है, महंगाई से देखो सारी जनता परेशान है। भूखमरी गरीबी से कितनों की गई जान है, भूखमरी गरीबी से कितनों की गई जान है। जनता समझाएगी, अब जनता समझाएगी, अब दिल्ली कितनी दूर है। अपनी अपनी पार्टी। और जनरल ये जो यूथ है वो कहना चाहती, जो बेरोजगार है, कि सरकार बनेगी तो क्या नौकरी दिलाओगे, सरकार बनवाएंगे तो क्या नौकरी दिलाओगे, वादे जो करते हो क्या उनको निभाओगे। और आज भी अरे भय भूख दुख पीड़ा क्यों इंडिया में भरपूर है, और अपनी अपनी पार्टी पे सबको गुरूर है। तो बनारस में मौजूद हैं और कांग्रेस के अजय राय यहाँ पर मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। अजय जी, मैं भी रास्ते पर सुनते आ रही हूँ कि ठीक है नरेंद्र मोदी का हर जगह नाम लिया जा रहा है, लेकिन जब बनारस का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि अजय राय यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन से काम करते रहे हैं। लेकिन जो ये भारी ताकतें हैं या बाहरी जो ये लोग आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। बनारस की सीट ऐसी सीट बन गई है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे अहम सीट बन गई है इस बार के लिए। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, विश्वनाथ जी की नगरी है, गंगा मैया यहाँ बहती हैं और ये स्थान इस नाते जाना जाता है। बड़े लोगों के लड़ने से, चुनाव लड़ने से बनारस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इसके पहले भी जोशी भी आए थे, वो भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े एक नेता थे, पर आए हवा निकल गई। और इसी तरीके से जो इस बार भी बड़े नेता आए हैं अपने सब्जबाग दिखाने के लिए, बनारस में उनका सब्जबाग नहीं चलेगा। पीएम कैंडिडेट है, बनारस की जनता जानती है, वो विकास के लिए तरस रही थी। वैसे विश्वविख्यात है धार्मिक तौर पर, एक अपने हम स्पिरिचुअल तौर पर कह सकते हैं, लेकिन विकास उसने नहीं देखा। नेता बनारस का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन बनारस की जनता को या बनारस को नहीं मिलता कुछ। और अब पीएम उम्मीदवार अगर यहाँ पे किसी पार्टी का खड़ा हो रहा है, तो क्या बनारस की जनता उसे ना जिताने की एक तरह से भूल करेगी? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि पीएम उम्मीदवार कहाँ से चुनाव, 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है, बनारस से भी लड़ रहा है, बड़ौदा से भी लड़ रहा है। तो क्या वो बनारस से चुनाव जीतकर बनारस के साथ न्याय कर पाएगा? वो कहाँ से
अपनी इस सीट को रखेगा, बड़ौदा रखेगा या बनारस रखेगा। बनारस के लोगों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनारस के लोगों ने लगा रखा है और बनारस को फिर ठगने ये लोग आए हैं। बनारस के लोग ये जान चुके हैं कि ये दोनों जगह से अगर चुनाव जीते तो बनारस छोड़ देंगे, बड़ौदा को रखेंगे। अजय, आपके लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? केजरीवाल, मोदी, क्या है? देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है कि बाहरी आउटसाइडर्स को यहाँ से भगाना है। आउटसाइडर्स को यहाँ बनारस में नहीं टिकने देना है, क्योंकि इसके पहले जो बनारस का विकास नहीं हुआ वो केवल बाहरी लोगों के कारण, जो बाहर के लोग यहाँ समय दिए ही नहीं, कभी आए ही नहीं, केवल आए इस बनारस को धर्मशाला की तरह यूज़ किया, सराय की तरह इस्तेमाल किया, कभी अपना घर समझा ही नहीं। और जो ये आते हैं ये किराए के मकान में रहते हैं, 2 महीना तक किराया अदा करेंगे, फिर उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं, फिर वो गुजरात चले जाएंगे। ऐसे लोगों को बनारस पसंद नहीं करेगा। इस बार सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। क्या पोलराइजेशन, क्या इस तरह का दबाव या इस तरह का थोड़ा सा हिंसा, क्या ये बढ़ेगी अब बनारस में? ये भाजपा ये डर है क्या? यह भाजपा के लोग शुरू से इसी पर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। पिछली बार भी 2009 में जब चुनाव हुआ था तो 2009 में इन लोगों ने जानबूझकर बजरडीहा की मस्जिद पर रंग फेंकवाया था और उसके बाद वहाँ बवाल बढ़ा, वहाँ दंगे की स्थिति बनी, पर आगे वो चीज़ें नहीं चल पाई क्योंकि वहाँ पर जानबूझकर किया हुआ प्लान वो था, वो पूरा का पूरा वो सुनियोजित तरीके से किया हुआ था। तो इस बार मैं समझता हूँ कि फिर उसी काम पे ये लोग लगे हुए हैं और ये निश्चित तौर पर उस पर ये आगे ये पूरी योजना बना रहे हैं कि कैसे बनारस को फिर इस बार कैसे यहाँ पर बवाल किया जाए, आग में झोंका जाए। इस पे काम भाजपा के लोग कांग्रेस कैसे टैकल करेगी? एक तरफ ये उग्र है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उग्र नहीं है। कांग्रेस कह रही है हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के पुराने निवासी, हम स्थानीय निवासी हैं। तो बनारस में टैकल कैसे करेंगे आप? अब ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार बनारस का जो हमारा जो मुद्दा है वो बनारसी है। यहाँ कहा ना हमारे नेता ने, आनंद शर्मा जी ने, कि यहाँ चाय वाला पान वाला नहीं, काशीवासी इस बार काशीवासी लड़ेगा, जीतेगा। और ये जब जनमानस खड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है जनता, जनमानस, और जनमानस हमारे साथ खड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि जनता इसका जवाब देगी इन लोगों को, क्योंकि इनके पुरानी चीज़ों से, इनके कारनामे से जनता वाकिफ़ है। जनता इसका जवाब देगी और हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो हमारे तो घर घर, गांव गांव, गली गली में हमारे लोग हैं, उसका जवाब हम देंगे। अजय जी, बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजय राय का कहना है कि ये जो स्थानीय हैं उसका इनको फ़ायदा मिलेगा और ये भारी वाले और जो यहाँ के घर वाले, इस बीच लड़ाई है इन दोनों के बीच बनारस में। तो फिलहाल यहाँ से इतना ही।